जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आपके सामने आपके साथ मिलकर एक महत्वपूर्ण सीरीज लेकर आए हैं, जहां पे सुपर टेट शिक्षक भर्ती परीक्षा की महत्वपूर्ण एक प्रैक्टिस बैंक की सीरीज होगी, जहां पे हम मॉडल पेपर 50 प्रश्नों के साथ हम आपके लिए वो महत्वपूर्ण कंटेंट या सीरीज लेकर आए हैं, जहां से आपकी परीक्षा में बार बार प्रश्न आते हैं। ये प्रश्न की सीरीज प्रीवियस ईयर पेपर अर्थात उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य आसपास के जो जनपद हैं उनसे इकट्ठा करके लाए गए हैं। ये आपके शिक्षक भर्ती परीक्षा, जूनियर, प्राइमरी, इन दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग कॉपी कलम लेकर बने रहिएगा। अगर आप एक सरकारी शिक्षक बनने का सपना सोचे हैं तो इस वीडियो के अंत तक कॉपी कलम लेकर बने रहिएगा, क्योंकि अभी की बार एक सीट हमार। जी हाँ, पहला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर आपको दिख रहा होगा। कह रहा है कि शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? अजातशत्रु, बिंबिसार, अग्निमित्र, पुष्यमित्र। यहाँ पर जीएस, जीके, विविध, करंट, कंप्यूटर, उत्तर प्रदेश स्पेशल, सामान्य विज्ञान, इनके साथ महत्वपूर्ण सीरीज है, जहाँ से आपकी परीक्षा में बार बार सवाल आते हैं। जी हाँ, पहला प्रश्न आपके डिस्प्ले पे दिख रहा है। सभी साथी कमेंट बॉक्स में जाइएगा, कमेंट करिएगा और इस वीडियो को फटाफट अपने सभी साथी मित्रों को शेयर जरूर करिएगा। जी हाँ, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो एकदम सही आप लोगों ने जवाब दिया है। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र ने किया था। किसने किया था? पुष्यमित्र ने। अर्थात इस प्रश्न का उत्तर डी होगा। अगर बात करें कि शुंग उज्जैन के निवासी थे और इनके पूर्वज मौर्यों की सेवा में थे। अंतिम मौर्य सम्राट जो बृहदत्त का सेनापति पुष्यमित्र शुंग था। लिख लीजिएगा, कॉपी कलम लेकर अगर बैठे हो तो अंतिम जो मौर्य शासक थे बृहदत्त, उनका जो सेनापति पुष्यमित्र शुंग थे। पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या कर दी। पुष्यमित्र शुंग ने क्या की? बृहदत्त की हत्या कर दी और शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग ने इतिहास जानने का स्रोत अयोध्या का अभिलेख है, उसके राजपाल धनदेव से संबंधित है। जो मैं इसकी व्याख्या आपको करा रहा हूँ, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे कॉपी कलम लेकर अंत तक बने रहें। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके लिए है, शायद आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा कि सातवाहन वर्तमान के किस प्रदेश से संबंधित है? जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करके बताएं कि सातवाहन है वो वर्तमान में किस प्रदेश से संबंधित है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कोंकण, कलिंग। सभी लोग जवाब जरूर दीजिएगा, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग। ये लाइव क्लास चल रही है आप लोगों की और आप ई लर्निंग विद दुर्गेश में से लाइव पढ़ रहे हैं, तो फटाफट कमेंट करके बताइएगा। जी हाँ, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कोंकण, कलिंग। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो होगा आपका आंध्र प्रदेश। मान इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो आपका बी होगा। सातवाहन वर्तमान में आंध्र प्रदेश से संबंधित है। सातवाहन है ये वर्तमान में आंध्र प्रदेश से संबंधित है। अगर बात पुराणों की करें तो पुराणों में इस सातवाहन वंश को आंध्र वंश कहा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, अगर कॉपी कलम लेकर बैठे हैं एक काम करिएगा, आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है, आपके लिए ही तैयार किया गया है। ये क्लास डेली आपको इसी समय लाइव चलेगी, ठीक है? और जहाँ जरूरत पड़े स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, चलिए ध्यान से देखते हैं हम लोग कि सातवाहन आंध्र प्रदेश से संबंधित है और पुराणों में इस वंश को आंध्र कहा गया है, आंध्र वंश। इसलिए इस वंश को हम आंध्र सातवाहन कहते हैं। इस वंश को हम क्या कहते हैं? आंध्र सातवाहन के नाम से जानते हैं। इस वंश के शासक कौन थे? सातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। लिख लीजिएगा, इस वंश के जो शासक थे कौन था? नाम उनका पता है? सातकर्णी। लिख लीजिएगा सभी लोग, सातकर्णी। इन्होंने 2 यज्ञ कराए थे। कौन से? अश्वमेध यज्ञ 2 करवाए थे। कौन से? अश्वमेध यज्ञ इन्होंने 2 कराया था। अब हम और आगे चलते हैं। आपके सामने आज का आखिरी और अंतिम सवाल आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान हम्पी कर्नाटक के किस जिले में है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट सीरीज है। अगर बात करें प्राचीन इतिहास की तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक कॉपी कलम लेकर बने रहिएगा, क्योंकि यह सीरीज आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। क्योंकि अभी की बार एक सीट हमारा आपके साथ मिलकर। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर होगा बीजापुर, गुलबर्ग, रायपुर, बेल्लारी। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बेल्लारी। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? बेल्लारी होगा। आइए इसके बारे में हम लोग और अच्छे से जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अभी की बार एक सीट हमारा।
यहाँ पे इसके बारे में और अच्छे जानते हैं। देखिए, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान अगर हम्पी की बात करें तो कहाँ पर है? ये वेल्लारी जिले में। कहाँ पर है? ये वेल्लारी जिले में है। विजयनगर राज्य का आधुनिक नाम हम्पी है। किसका? विजयनगर राज्य का जो आधुनिक नाम है, विजयनगर राज्य जो है उसका अगर आधुनिक नाम की बात की जाए तो क्या होगा आपका? हम्पी है। क्या नाम उसका? हम्पी है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? हरिहर। नोट्स बना लीजिएगा, हरिहर व बुक्का। जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वो साथ ही साथ नोट्स बनाते चले, क्योंकि अगर आपने साथ ही साथ नोट्स बना लिया तो आपके पास एक बेहतरीन नोट्स होगा जो परीक्षा के समय सबसे ज़्यादा काम आने वाला है। इस सीरीज के साथ साथ कॉपी कलम लेकर बने रहिएगा, नोट्स लिखते चलिएगा। हम अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर, आपके डिस्प्ले पर, आपके सामने आपको दिख रहा होगा। अगला प्रश्न है कि औरंगजेब के समय किस जाट नेता ने भरतपुर की स्थापना की? यह मध्यकालीन इतिहास का सवाल है। चूड़ामन, राजाराम, गोकुलान? सभी लोग जवाब दीजिएगा। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं फटाफट कमेंट करिएगा और कमेंट करके दिए गए प्रश्नों का जवाब दीजिएगा, क्योंकि अभी की बार ये मॉडल पेपर की सीरीज है, आप सभी को परीक्षा के लिए तैयार किया गया है। जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को डेली टाइम से जुड़ जाएंगे। चलिए यहाँ पे ध्यान से देखते हैं कि प्रश्न नंबर 4 आपके सामने है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? चूड़ामन होगा। क्या होगा? चूड़ामन। देखिए, राजाराम की मृत्यु के बाद उसके भतीजे चूड़ामन ने, राजाराम की मृत्यु के बाद उसके भतीजे चूड़ामन ने जाटियों के नेतृत्व किया और मथुरा के निकट भरतपुर नामक राज्य की स्थापना की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा जहां जरूरत पड़े, क्योंकि आपको नोट्स भी बनाते चलना है साथ में, और घर बैठे भी ई-लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। यह निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए देश हित में, राष्ट्र हित में महत्वपूर्ण है। अगला सवाल है, राजपूत राज्य मेवाड़ की राजधानी कहां पर थी? बहुत सारे लोगों जिनको इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता होगा तो सीरीज के अंत तक बने रहिएगा। जरूरी नहीं है कि आपको पहले से उत्तर पता हो, लेकिन इस क्लास को पढ़ने के बाद धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप क्या करेंगे? उत्तर जानना शुरू कर देंगे। किस मुगल सम्राट के दरबार में ब्रिटिश दूत थॉमस रो आया था? किस मुगल सम्राट के दरबार में ब्रिटिश दूत सर थॉमस रो आया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब? सभी लोग जवाब दीजिएगा। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं फटाफट कमेंट करिएगा। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं फटाफट कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके बताइएगा। सभी लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करके बताएं। चलिए आइए यहाँ पे हम आपके सामने जो प्रश्न बैंक है इसका उत्तर देखते हैं कि राजपूत राज मेवाड़ राजधानी कहाँ थी? बताइए। प्रश्न नंबर 5 चित्तौड़ थी। इसका उत्तर क्या होगा? बी, चित्तौड़। इसका उत्तर क्या होगा? बी, चित्तौड़। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर तो आपको पता हो गया कि चित्तौड़ था। यहीं पर कीर्ति स्तंभ का भी निर्माण कराया गया था। कीर्ति स्तंभ का निर्माण चित्तौड़ में ही कराया गया था। अब अगला प्रश्न है जहांगीर। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जहांगीर। मतलब अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर क्या बताया? बी बताया है, तो दिया गया जवाब आपका सही। देखिए, अगर हम बात करें कि जो मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल जो 1605 से लेकर 27 तक था, सर थॉमस रो भारत आया। तो क्या आप लोगों को समझ में आ गया? जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं फटाफट कमेंट करें, यहाँ तक समझ में आ गया। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं आपके साथ। अगला प्रश्न फिर से आपके सामने है, डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के किस वर्ष के बाद उग्रवाद का रूप ग्रहण किया? ये भी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके, कब उग्र रूप लेता है? 1905 के बाद, 1917 के बाद, 1910 के बाद, 1857 की क्रांति के बाद? ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। यह सीरीज आपको सरकारी शिक्षक बनाने के लिए लाइव चल रही है, इसलिए इस वीडियो को अभी देख लीजिएगा। जितनी बार आप देखेंगे उतना ही कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता चलेगा। जी हाँ, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? 1905। वैसे ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन उग्रवाद का जो रूप ग्रहण करता है 1905। मेरा सवाल है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करके बताएंगे कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। ठीक है। अगला सवाल है, सहायक संधि किस गवर्नर के काल में हुई थी? जो सहायक संधि हुई थी वह किस गवर्नर के काल में हुई थी? सभी लोग जवाब देंगे। लॉर्ड वेलेस्ली, कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग, रॉबर्ट क्लाइव?
सभी लोग जवाब दीजिएगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो है लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में कोई महत्वपूर्ण बात बताइए जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हो। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में बताइए जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण और नोट्स में आपने पढ़ाई होगी इनके बारे में। वॉरेन हेस्टिंग के बारे में, मतलब ये ऐसे टॉपिक है जो आपकी परीक्षा के रूप में महत्वपूर्ण है। आप लोगों ने एकदम सही बताया। 1905 का संबंध बंगाल विभाजन से है। मेरा अगला सवाल है कि किस गवर्नर के समय में बंगाल विभाजन हुआ था, इसका भी जवाब आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है। कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया? कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया? सभी लोग जवाब दीजिएगा। 1939, 1938, 1940, 1941। सभी लोग जवाब दीजिएगा। देखिए कितना अच्छा आप लोग जवाब दे रहे हैं। बस ऐसे ही भगवान करे आप लोग बने रहें और जल्द ही सरकारी अध्यापक अध्यापिका बनकर अपने माँ बाप अपने परिवार का नाम रोशन करें। ये क्लास डेली आपको इसी समय में ये प्रैक्टिस सेट की सीरीज चलती रहेगी। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा 1939। 1939 में क्या होगा? 1 मई 1939 सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर एक नए गुट को बनाया जिसका नाम फॉरवर्ड ब्लॉक रखा गया। हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सॉरी, थोड़ा सा प्रश्न जो है छोटा है, इसको हम लोग कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा बड़ा हो जाए ताकि आप लोग को भी साफ साफ दिखाई दे। जरा कमेंट करके देखिएगा, जरा साफ दिख रहा है पूरा? चलिए ध्यान से देखते हैं हम लोग इस प्रश्न को कि फ्रंट लाइन पत्रिका समाचार पत्र के किस समूह द्वारा प्रकाशित की जाती है? समाचार पत्र से भी सवाल आते हैं, ये विविध का भी सवाल है, आधुनिक भारत के इतिहास का भी सवाल है, लेकिन हम चाहेंगे कि ऐसे प्रश्न का जवाब आप सभी को देना चाहिए। आनंद बाजार पत्रिका, द स्टेटमैन, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर इस प्रश्न का अगर सही जवाब की हम बात करें तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब होगा द हिंदू। प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? द हिंदू। यह समाचार पत्र समूह द्वारा प्रकाशित की जाती थी। अगला प्रश्न आपके सामने शायद आपको दिख रहा होगा डिस्प्ले पे सभी को। कह रहा है भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर भरतनाट्यम शिल्प कहाँ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर हम आपकी परीक्षा की बात करें तो मोस्ट आईएमपी सवाल है। ये मॉडल पेपर की सीरीज है जो आपकी परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है। तिरुवल्लामलई, मदुरई, चिदम्बरम, तंजावुर। बताइए सभी लोग जितने इस वीडियो को देख रहे हैं। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा चिदम्बरम। भरतनाट्य शिल्पकला चिदम्बरम में है। वह प्रथम तमिल फिल्म जिसमें शिवाजी गणेशन के नायक के रूप में अभिनय किया। मदुरै वीरन, पावमत्रिप्पु, पराशक्ति, पास बल्लई। ये आपके सिलेबस में है, ये आपके विविध का है। मैंने आपसे पहले बताया था यह जीएस, जीके, विविध, विज्ञान, कंप्यूटर, उत्तर प्रदेश स्पेशल की एक महत्वपूर्ण प्रश्न बैंक सीरीज है जहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न आता है। आप वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। अगर आपने वीडियो को यहां तक देख लिया है अंत तक भी बने रहिएगा और शेयर भी करिएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा पराशक्ति। क्या होगा? पराशक्ति। पराशक्ति प्रथम तमिल फिल्म है जिसमें शिवाजी गणेशन ने नायक के रूप में अभिनय किया। आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट रख लें अपने पास। जितने भी लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, इसी के साथ हम एक और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, आपके डिस्प्ले पर दिख रहा होगा। कह रहा द्वितीय विश्व युद्ध किस तिथि को समाप्त हुआ? ये भी आपके सिलेबस में है। अगर आपने पूरा सिलेबस पढ़ा होगा, ऐसे सिलेबस आपको ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर भी मिल जाएगा। अगर आपने एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट पढ़ लिया होगा तो यकीन आपको ये पता हो गया होगा कहाँ से आपकी परीक्षा में सवाल आते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सभी लोग। इस प्रश्न का उत्तर क्या? 14 अगस्त 1945, 7 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945 और 7 मई 1945। सभी लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करके बताइए। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध शुरू कब होता है? 1 सितंबर 1939 से शुरू होता है
द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 से होती है और 7 मई, अगर हम बात करें 7 मई 1945 को जर्मनी के आत्मसमर्पण के साथ युद्ध समाप्त हो जाता है। लेकिन जापान के प्रतिरोध को तोड़ने के लिए हिरोशिमा पर 6 अगस्त को और नागासाकी पर 9 अगस्त को बम गिराया जाता है, परमाणु बम। जापान सम्राट ने 14 अगस्त को मित्र राष्ट्रों की शर्तों को स्वीकार कर लिया और 2 सितंबर 1945 को जापानी सेनाओं ने औपचारिक रूप से आत्मसमर्पण कर दिया। मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, 2 सितंबर 1945 को जापान ने 14 अगस्त को मित्र राष्ट्रों के शर्तों को स्वीकार कर लिया और 2 सितंबर 1945 को जापानी सेनाओं ने औपचारिक रूप से आत्मसमर्पण कर दिया। अब इस हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सभी लोग जवाब जरूर दीजिएगा। यहाँ पर इस हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर वैसे तो डी होता है, लेकिन इस प्रश्न के विकल्प के हिसाब से इसका उत्तर सही क्या होगा, ठीक। वैसे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 7 मई, क्योंकि 7 मई 1945 को जर्मनी के आत्मसमर्पण के साथ ही यूरोप में युद्ध समाप्त हो गया था। लेकिन सही विकल्प इसका जो होगा वो आपका 9 अगस्त 1945 होगा, अगर आप विकल्प का चयन करेंगे। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर समाप्त हुआ किस तिथि को लिखा है तो इसके बाद ही समाप्त हो। वैसे एग्जैक्ट आंसर तो यहाँ पे ये होगा, ठीक है। लेकिन यह जो प्रश्न है, विकल्प इसका जो है काफ़ी घुमावदार है। इसके पहले भी ये प्रश्न बैंक की सीरीज हमने पढ़ाया था, वहाँ पे आपको डी का उत्तर बताया था, ठीक है। इसके पहले मैंने पढ़ाया तो उसका उत्तर डी बताया था, आज ही मैं बता रहा हूँ डी भी सही, सी भी, लेकिन अगर दोनों में देखा जाए सबसे ज़्यादा सही तो डी है। कौन सा एक देश ट्रिपल अलायंस का सदस्य नहीं था, ट्रिपल अलायंस का सदस्य नहीं था, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और बेल्जियस। तो आइए यहाँ पे बात करते हैं, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। बेल्जियम जो था यह ट्रिपल अलायंस का सदस्य नहीं था, जर्मनी था, ऑस्ट्रिया था, हंगरी था। जो गलत है वही आपका यहाँ पर सही होगा, माने बेल्जियम ट्रिपल अलायंस का सदस्य नहीं था। माने त्रिराज्य संधि क्या था, ये त्रिराज्य संधि कब हुआ था, ये 1882। इस संधि के तहत बिस्मार्क ने इटली की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया और ऑस्ट्रिया और इटली की शत्रुता को मित्रता में बदल दिया। इस संधि की मुख्य बातें थी, इटली पर फ्रांस का आक्रमण हो तो ऑस्ट्रिया और जर्मनी इटली की सहायता करेंगे, या फिर जर्मनी के ऊपर फ्रांस आक्रमण करे तो इटली और जर्मनी सहायता करेंगे, रूस जर्मनी या ऑस्ट्रिया पर आक्रमण करे तो इटली तटस्थ रहेगा। यही इसकी शर्तें थी। यदि रूस किसी अन्य देश की सहायता से आक्रमण करेगा तो इटली अपने मित्र की सहायता करेगा। यही चीज़ें थी यहाँ पर। अब हम और आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, यहूदियों की धार्मिक पुस्तक को किस नाम से जाना जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रश्न पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहूदियों की धार्मिक पुस्तक को किस नाम से जानते हैं, बाइबिल, टालमद, टोरा, इसमें से कोई नहीं। तो बाइबिल जो है ये ईसाइयों का है, तो ये तो हुआ नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बताइए सभी लोग। यहां पर इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो आपका बाइबिल ही होगा। यहूदियों का धार्मिक पुस्तक को बाइबिल कहते हैं और मुसलमान की जो है उसको क्या कहते हैं, ये ईसाई और यहूदी दोनों का है। विकल्प के हिसाब से, ये किसके हिसाब से, ये विकल्प के अनुसार। ठीक, ये विकल्प के हिसाब से होगा। और यहूदियों का इजराइल एक देश है, यहूदियों का कौन सा, इजराइल। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसकी स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिएगा जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, शायद आप लोग को दिख भी रहा होगा। कह रहा है कि दक्कन पैसेज किसके मध्य है, दक्षिणी और छोटा अंडमान के बीच, उत्तरी और दक्षिणी अंडमान के बीच, उत्तरी और मध्य अंडमान के बीच, अंडमान और निकोबार के बीच। ये भारत के भूगोल का सवाल है। पैसेज माने दक्कन दर्रा की बात कर रहा है। तो दक्कन दर्रा
दक्षिणी और छोटा अंडमान के बीच है। मतलब इस प्रश्न का अगर सही जवाब देखें तो अंडमान पैसे दक्षिणी दोनों कैसे अलग होती हैं? यहीं से ये 10 डिग्री चैनल से अलग होती है, 10 डिग्री चैनल से अलग भी होती है। और यहीं से हम कह सकते हैं अंडमान और निकोबार किससे अलग होते हैं? यहीं से अंडमान व निकोबार। दस डिग्री चैनल से क्या होते हैं? अलग होते हैं या जुड़ते हैं, यूं कह सकते हैं। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। पूर्व में विस्तारित वह कौन सी पर्वतीय श्रेणी है जो भारत और म्यांमार के बीच और भारत बांग्लादेश में है? सभी लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में जाइएगा और कमेंट करके बताइए। चाहे इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं, चाहे इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और डेली क्लास में बने रहिएगा। अगर आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं, कल को सरकारी शिक्षक और शिक्षिका बनने के लिए पढ़ रहे हैं, तो भगवान इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और प्रतिदिन एकदम समय से आकर। आइए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं कि गारो, खासी, जैंतिया, तो वह कौन सी पर्वत श्रेणी है जो भारत और म्यांमार के बीच है? तो गारो भी है, खासी भी है, जैंतिया भी है। सभी टिप्पणियां सही है, अर्थात कह सकते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? डी होगा। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर डी बताया है तो आपके जवाब सही है। हम बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय प्रमुख बंदरगाह में से कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? देखिए, ये सारे प्रश्न सिलेबस के आधार पर है और हम हमेशा ये प्रयास करते हैं कि आपका पूरा पाठ्यक्रम इतना पढ़ा दिया जाए कि जब भी आप परीक्षा हाल के अंदर जाएं तो झोला भर भर के सवाल है और ये झोला भर भर के आने वाले सवाल हैं। अच्छा बताइए, कल की क्लास में कितने लोग लाइव रहेंगे? जरा कमेंट करके बताइए। जितने लोग वाई लिखें, जिनको रहना है, नहीं तो यन लिखें, सभी लोग। आइए यहाँ पर ध्यान से देखते हैं हम लोग। यहाँ पर मुंबई का है प्राकृतिक बंदरगाह, कोच्चि है, मारमगोवा है, लेकिन पारादीप नहीं है। जो गलत है वही सही है। पारादीप की बात करें तो यह द्वीप पूर्वी तट पर उड़ीसा राज्य में है। यह एक गहरा बंदरगाह है और यह एक कृत्रिम बंदरगाह। इसका विकास पूर्वी तट पर सभी मौसमों में व्यापार करने के लिए किया गया था। 1966 में इसे बड़ा बंदरगाह घोषित किया गया। 1966 में इसे बड़ा बंदरगाह भी घोषित किया गया। अब हम अगले सवाल की तरफ चल रहे हैं। थैंक यू आप सभी का, जितने लोग प्रतिदिन की क्लास में रहेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, आपके डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। मृत सागर कहां पर स्थित है? मृत सागर कहां पर है? इजराइल और जॉर्डन के बीच, मोरक्को और स्पेन के बीच, इराक और ईरान के बीच, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच। सभी लोग जवाब जरूर दीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मतलब ये प्रश्न बैंक अगर आपने पढ़ा तो आपको एक बात तो विदित हो जाएगा, ऐसे ही प्रश्न, ऐसे ही सवाल आपके परीक्षाओं में आता है। यहाँ पर यह इजराइल और जॉर्डन के सीमा पर स्थित है। समुद्री लवणता जब जल में अधिक हो जाती है तब उसे हम मृत सागर कहते हैं। अर्थात प्रश्न का सही जवाब ए होगा। सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है? यह भी आपके सिलेबस में है, इंपॉर्टेंट है, एकदम इजी प्रश्न है, एकदम सरल सवाल है। हम यूं कह सकते हैं कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। चलिए यहाँ पे ध्यान से देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। एशिया दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप। इसका क्षेत्रफल कितना है? ये पूरे विश्व में अगर भूभाग में देखा जाए लगभग 29.7% पूरे कुल भूभाग का अकेले एशिया है। एशिया में संसार की आधी जनसंख्या निवास करती है। एक तरह से देखा जाए एशिया में दुनिया की आधी जनसंख्या के लिए निवास करती है। इस प्रकार अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के दृष्टिकोण से एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए? जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सारे लोगों के। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? सभी लोग जवाब जरूर देंगे, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? थारू बिहार, शेमांग यमन, मसाई पूर्व के अफ्रीका पठार, बद्दू मलाया। यहां पर प्रश्न का उत्तर है मसाई पूर्व अफ्रीका पठार, माने सी वालों के सही जवाब।
मसाई लोग पूर्वी अफ्रीकी पठारी प्रदेश में रहते हैं। ये घुमक्कड़ जाति के लोग हैं और इनका जो मुख्य व्यवसाय पशुपालन है। अगला प्रश्न है, दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से उपध्रुवी निम्न वायुदाब कटिबंधी की ओर चलने वाली स्थानीय हवा को क्या कहा जाता है? अस्थायी पवन, व्यापारिक पवन, पछुआ पवन, ध्रुवी पवन। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं जवाब जरूर दीजिएगा। उसे कहते हैं पछुआ पवन। माने पछुआ पवनें उपोष्ण और उच्च वायुदाब कटिबंधों से उपध्रुवी निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर चलती हैं। ये दोनों गोलार्धों में चलती हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसकी थियरी आपको मिल जाएगी जल्दी ही, हम आपको एक नए टाइम पर आपको दे देंगे। तो इसके लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी लोग टेलीग्राम दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से ज्वाइन कर लेंगे। तो टेलीग्राम पर हम इन सभी विषयों की थियरी क्लास भी उपलब्ध करा देंगे। मतलब इसकी यूँ कह सकते हैं कि जो व्याख्यात्मक प्रश्न सीरीज होती है, प्रश्न के अलावा जो इसकी थियरी कॉन्सेप्ट है वो मैं पढ़ा दूंगा, अगर आप लोग डेली क्लास में समय से रहेंगे तो। अगला है आपके सामने, शायद आपको दिख रहा होगा। जब दो विपरीत दिशाओं से अभिसरण करने वाली हवाओं के बीच संक्रमण पेटी को क्या कहा जाता है? वाताग्र पेटी, ध्रुवी प्रदेश, चक्रवाती प्रदेश, वायु राशि। सभी लोग जवाब जरूर दीजिएगा जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। सभी लोग फटाफट कमेंट करें। मेरा उद्देश्य आपका सिलेक्शन है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं जल्द ही आप लोग सरकारी शिक्षक और शिक्षिका बने और अपने माँ बाप, अपने परिवार का नाम रोशन करें। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर वाताग्र प्रदेश, ध्रुवी प्रदेश, चक्रवाती प्रदेश, वायु राशि। मैंने यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? वाताग्र प्रदेश। माने ए वालों की सही जवाब। वाताग्र प्रदेश सामान्य रूप से वाताग्र व ढलुआ सीमा होती है जिसके सहारे दो विपरीत या स्वभावशाली हवाएं मिलती हैं। जब अभिसरण करने वाली हवाओं के बीच विस्तृत संक्रमणकारी प्रदेश रह जाता है तब उसे हम वाताग्र प्रदेश कहते हैं। अगला सवाल है, सममंडल होमास्फीयर की ऊंचाई माध्य समतल से होती है। सभी लोग जरूर कमेंट करके बताएं। 88 किलोमीटर, 90 किलोमीटर, 96 किलोमीटर, 102 किलोमीटर। ठीक है, हम भी जूम कर दिया करेंगे और आप लोग भी कोशिश किया करिए देखने का। देखिए, रासायनिक संगठन के आधार पर वायुमंडल दो विस्तृत परतों में बांटा है। सममंडल जिसे हम होमोस्फीयर कहते हैं, विषम मंडल जिसे हम हेड्रोस्फीयर विभक्त करते हैं। सममंडल की ऊंचाई कितनी होती है? 90 किलोमीटर सममंडल होता है। दूसरा क्या होता है? विषम मंडल। ये भी परीक्षा के लिए, इसे हम हेड्रोस्फीयर कहते हैं। हेड्रोस्फीयर कहते हैं। यह रासायनिक संगठन एक समानता की विशेषता रखता है, इसलिए इसको ऐसे बांटा गया है। आप सभी का थैंक यू जो इस वीडियो को क्लास में डेली देख रहे हैं। निर्णायक मत क्या है? हारने वाले उम्मीदवार के पक्ष में दिया गया मतदान, डाक द्वारा भेजा गया मतदान, अयोग्य मत, जब दोनों पक्ष संबद्ध हो तो निर्णायक मत। इसमें निर्णायक मत क्या हो? मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न का जवाब आप सभी लोग जवाब दे सकते हैं जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उम्मीद करता हूं सभी लोग इस प्रश्न का जवाब आसानी से दे सकते हैं। आइए यहाँ पे ध्यान से देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। निर्णायक मत अगर हम बात करें तो लोकसभा में कौन देता है? लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा में सभापति, यूं कह सकते हैं उपराष्ट्रपति, विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष। तो यहाँ पे ऐसे प्रश्न भी आपके परीक्षा में इस घुमावदार पूछे जा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि हर एक टॉपिक, हर एक कॉन्सेप्ट आपका प्रश्न के माध्यम से क्लियर हो रहा होगा। फिर भी अगर किसी के मन में कोई प्रश्न है, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि जब सरकार का वर्गीकरण संसदीय तथा अध्यक्षीय रूप में किया जाता है, विधायिका तथा कार्यपालिका के बीच संबंध के आधार पर, राजनेताओं व नौकरशाहों के बीच संबंध के आधार पर,
लिखित व एवं अलिखित संविधानों के आधार पर, मुख्य व्यवस्थापक के प्रत्यक्ष परोक्ष चुनाव के आधार पर। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पर होगा मुख्य व्यवस्थापक प्रत्यक्ष परोक्ष चुनाव के आधार पर। मतलब कह सकते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? डी होगा। ठीक, एक सवाल आया सर 25 का ए होगा। अरे नहीं, हारने वाले द्वारा ऐसा नहीं है जी। निर्णायक मत होता है, जैसे बराबरी का मामला होता है, ठीक है, तो जो लोकसभा अध्यक्ष है जिसको वोट कर देगा तो वो विजेता हो जाएगा ना, मतलब उसके पाले में जाके गेंद गिरेगी। अगला है, वह राज्य जो लोकसभा निर्वाचित सदस्यों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या भेजता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी नोट्स में था। अगर आपने लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स पढ़े होंगे तो यह भी टॉपिक आपको नोट्स से आसानी से मिल गया होगा। तो आपको पता होगा सबसे ज़्यादा यूपी से जाते हैं, कितने? 80। उसके बाद दूसरे नंबर पे कहाँ से जाते हैं? कमेंट करके बताइएगा। महाराष्ट्र। मेरा सवाल आपसे है कि महाराष्ट्र से कितने सदस्य चुनकर जाते हैं? सभी साथी कमेंट करके बताइएगा कि महाराष्ट्र से कितने सदस्य लोकसभा में चुनकर जाते हैं। सभी लोग जवाब दीजिएगा, क्योंकि अगर परीक्षा हॉल में है तो आप लोग क्या जवाब देते? आप ये मानिए कि आप सरकारी शिक्षक और शिक्षिका बनने के लिए कगार पर हैं। चाहे आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, टेट की तैयारी कर रहे हैं, केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, ये सभी के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण है, जूनियर प्राइमरी दोनों के लिए। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है। अब यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के सवाल दिख रहे हैं। घाटे की वित्त व्यवस्था एक साधन है किसका? राजकोषीय नीति का, कर नीति का, उधार नीति का, मौद्रिक नीति का। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब होगा राजकोषीय नीति का। घाटे की वित्त व्यवस्था राजकोषीय नीति का एक साधन है। राजकोषीय नीति द्वारा सरकार अर्थव्यवस्था में रोजगार, राष्ट्रीय उत्पादन, आंतरिक तथा बाह्य आर्थिक स्थिरता इत्यादि उद्देश्यों को प्राप्त करती है। आगे देखते हैं, सरकार किसको प्रोत्साहन देने के लिए अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करती है? बताइए। बताइए सब लोग फटाफट कमेंट करके। अंतरराष्ट्रीय सद्भावना, बचत, राष्ट्रीय निर्यात। देखिए, जिस समय हमारे यहाँ नोटबंदी थी उस समय चाइना ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया था। कोई देश जो अपनी मुद्रा की विदेशी विनिमय दर से औपचारिक कटौती करता है तो यह मुद्रा का अवमूल्यन कहलाता है। कोई भी देश अवमूल्यन का सहारा अपने व्यापार घाटे को संतुलित करने के लिए लेता है। अवमूल्यन से निर्यात सस्ते व आयात महंगे हो जाते हैं। सरकार को निर्यात के प्रोत्साहन के लिए मुद्रा का अवमूल्यन करना पड़ता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? डी होगा। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर डी बताया है तो आपका जवाब पूरी तरह से सही होगा। इकोनॉमिक्स की सीरीज भी आपको नोट्स में मिल गई होगी। आप शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं, टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको यहाँ से भी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, जो आपको मिल जाएगा लर्निंग विद दुर्गेश से। कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? सभी साथी जवाब देंगे। बताइए सब लोग फटाफट कमेंट करके। यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? देखिए, चीन है, रूस है, फ्रांस है, भारत नहीं है। इसका मतलब जो यहाँ पे गलत है वही आपका सही है। डी वालों ने इस प्रश्न का सही जवाब दिया है। ठीक है, इसके 5 सदस्य हैं, चीन, रूस, फ्रांस। ये हो गया 1, 2, 3, चौथे क्या है कोई बता सकता है? यूएसए, अमेरिका। पांचवें क्या है बताइए सभी फटाफट कमेंट करके। ब्रिटेन। ठीक है, ये 5 हैं अस्थाई। रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा सभी लोग। और 30 का जो गलत है वही सही है, क्योंकि डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, आपके डिस्प्ले पर है। निम्नलिखित में से किनके 3 वक्तव्यों के पश्चात गुट निरपेक्ष आंदोलन अस्तित्व में आया? टीटी नासिर और भुट्टी, नेहरू नासिर और गांधी, नासिर टीटी और नेहरू, नेहरू चावलाई और भुट्टो। सभी लोग जवाब दीजिएगा।
देखिए, निर्गुट आंदोलन उसका पूरा नाम था, नॉन अलाइंड मूवमेंट, जिसे हम गुट निरपेक्ष आंदोलन अथवा निर्गुट आंदोलन के नाम से जानते हैं। यहाँ पे नासिर, टीटी और नेहरू, सी इसका सही है। इसकी स्थापना अगर देखा जाए कब हुआ था, 1961 बेलग्रेड में हुआ था। कहां पे हुआ था? बेलग्रेड में। बेलग्रेड में इसकी स्थापना हुआ था। पूर्व में यूगोस्लाविया में हुई थी। इस संगठन के संस्थापक सदस्य यूगोस्लाविया के मार्शल जोसेफ बाज टीटी, मिस्र के कर्नल गमायेल नासिर तथा भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। अगला सवाल है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। यह भी महत्वपूर्ण है, यहां से भी सवाल आपकी परीक्षा में आते हैं। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक किसने लिखी? सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। और ये बताइए कल की क्लास में या अगली क्लास में आप अपने कम से कम 10 साथियों को जोड़िएगा और अपने 10 साथियों को बताइएगा आज की क्लास के बारे में, क्योंकि यह सीरीज ऐसी है जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर प्रश्न बैंक के आधार पर तैयार की गई है और जीएस जी के विविध करंट को मिलाकर। यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि अरुंधति राय, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, इनकी कृति, इनकी रचना। हर्षचरित किसकी रचना है? बताइए, हर्षचरित किसकी रचना है? बाणभट्ट, हर्षवर्धन, कालिदास, जयदेव। तो मेरा सवाल है आप सभी से कि जयदेव की रचना क्या है? कमेंट करके बताइए। कालिदास की प्रमुख कीर्ति जो उनकी रचना है, कमेंट करके बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्षवर्धन की और बाणभट्ट की। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा बाणभट्ट, जो हर्ष के दरबारी कवि थे, इनकी रचना थी हर्षचरित। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो आपका ए होगा। अब हम इसी के साथ एक और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, आपके डिस्प्ले पर दिख रहा है। देखिए, ऑनलाइन क्लास नोट्स संबंध के लिए दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पे बात करें। मेरी क्लास आपको निःशुल्क देश हित में, राष्ट्र हित में आप सभी को मिल रही है, मिलेगी भी। ये सभी क्लास आपको फ्री मिल रही है। कर्म ही पूजा है, ये किसने कहा था? गांधी जी ने, बसवान, विश्वेश्वरैया, बुद्ध? जी हाँ, जयदेव गीत गोविंद। यहाँ पे गांधी जी ने कहा था कि कर्म ही पूजा है। किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था कर्म ही पूजा। ट्राइस्ट विद डिस्टनी भाषण निम्न में से किसके द्वारा दिया गया? राधा कृष्णन, जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड माउंटबेटन, भीमराव अंबेडकर। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। एस राधाकृष्णन के द्वारा। किस राज्य सरकार द्वारा कलिंग पुरस्कार दिया जाता है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान? बताइए। हाँ, ट्रक के पीछे लिखा होता है कर्म ही पूजा है। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? उड़ीसा। विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार की स्थापना यूनेस्को के तत्वाधान में कलिंग फाउंडेशन द्वारा कब किया गया था? 1952। कलिंग फाउंडेशन उड़ीसा सरकार के अप्रत्यक्ष नियंत्रण वाली एक संस्था है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जहां जरूरत लगे आप प्रश्नों की स्क्रीनशॉट कर लिया करिए ताकि अपने सभी साथी मित्रों तक ये पहुंचा सके। अगला सवाल है, अच्छा फिर से वही आ गया, कर्म ही पूजा है। आपके सामने है, पहला ज्ञानपीठ का पुरस्कार 80वीं पुस्तक का नाम क्या है? प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता 80वीं पुस्तक का नाम क्या है? सभी लोग जवाब जरूर दीजिएगा, जितने भी लोग इस वीडियो लाइव सेशन में देख रहे हैं। बेहोना उल्का, बनफूल, पृथ्वीवीर, आशुक, मृत्युंजय? सभी लोग जवाब दीजिए जल्दी जल्दी। यहां पर प्रश्न का उत्तर होगा मृत्युंजय। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में आपके पूछा जाता है। अगला सवाल, प्रथम एक्रो एशियन खेल कहां आयोजित किए गए थे? हैदराबाद, कुआलमपुर, मनोला, कोलंबो? खेल भी आपके सिलेबस में है, तो फटाफट कमेंट करिए जितने इस वीडियो को देखा है। यहां पर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? प्रथम एफ्रो एशियन खेल कहां पे हुए थे? हैदराबाद। प्रथम
कुल खेल कॉमनवेल्थ गेम कहां पर हुआ था? 1920, 1912, 1913, 1930। कहां पर हुआ था? हैमिल्टन में हुआ था। ये परीक्षा में पूछा जाता है, लिख लीजिएगा। हैमिल्टन में हुआ था। कब हुआ था? 1930। हैमिल्टन कहां पर है? कनाडा में है। कहां पर है? कनाडा में है। तो यहां पर आप लोगों ने क्रमबद्ध रूप से प्रश्न बैंक को पढ़ लिया, क्रमबद्ध रूप से उसके उत्तर को भी जान लिया। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज के और अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग को समझ में आ रहा है? वृंदावन एक्सप्रेस किनके बीच चलती है? यह आज का आखिरी सवाल है। कल से हम लोग 50 प्रश्न पूरा पढ़ेंगे। आज हम लोग 40 प्रश्न ही पढ़ लेते हैं, टॉप 40 जो आपके सिलेबस में है। देखिए, टेलीग्राम पर आप लोग सभी लोग जुड़िएगा, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। सर्च करना है दुर्गेश सर बिना स्पेस के, ई लर्निंग विद दुर्गेश आगे उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पे सभी क्लास सब कुछ मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे ई लर्निंग विद दुर्गेश, ट्विटर ई लर्निंग विद दुर्गेश, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो और लाइक करके रखिएगा, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करके रखिएगा। यहाँ पे देखिए, ऑनलाइन क्लास नोट्स के संबंध में जानकारी चाहिए, इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे सभी क्लास आपको निःशुल्क मेरे द्वारा देश हित में, राष्ट्र हित में मिलती हैं। ये सभी क्लासेज आपके जनपद जौनपुर से संचालित की रहा है। वृंदावन एक्सप्रेस चेन्नई तिरुचि, चेन्नई बेंगलुरु, चेन्नई मैसूर, बेंगलुरु मैसूर, यहाँ पे चेन्नई और बेंगलुरु के बीच, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब आपका बी होगा। तो अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर बी बताया था तो आप सभी के जवाब सही थे। कल मिलते हैं इसी समय इसी चैनल पर फिर से एक लाइव सेशन के साथ। अगली बार आपके लिए आपके टेट परीक्षा की ये मैराथन सीरीज होगी 50 प्रश्नों की, जो आपको सरकारी शिक्षक बनाने में कब से ज़्यादा मददगार होगी। यह सीरीज जूनियर और प्राइमरी दोनों के लिए है, क्योंकि 50 प्रश्न आपके लिए सबसे बड़ा निर्णायक होता है। तो ये मॉडल पेपर, ये प्रैक्टिस पेपर आपके लिए काफ़ी सहयोगात्मक होगा। इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा प्रतिदिन, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार प्रीवियस ईयर पेपर प्रश्न बैंक के साथ हम आपके लिए प्रतिदिन कुछ नया लेकर आते हैं, ताकि आप भी अपने परिवार, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, अपने सभी साथी मित्रों को 10-10 साथियों को बताइएगा। क्लास की टाइमिंग पता है ना? आपका क्लास की टाइमिंग पता है ना? कमेंट करके बताइएगा डेली क्लास की टाइमिंग क्या है। और इसके बाद थियरी की क्लास भी आप लोग के लिए जल्दी आएगी, और उसका भी लिंक आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। इसके अलावा भी यूट्यूब चैनल है जहाँ पे अन्य क्लासेज मिलती हैं, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। क्या आप भी सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं? तो आज ही ई लर्निंग विद दुर्गेश के साथ जुड़कर अपने सपनों को साकार करिए। जी हाँ, यहाँ पे ढेर सारी किताबों का झंझट हुआ खत्म। अब आपको सभी शॉर्ट नोट्स हार्ड कॉपी घर बैठे ई लर्निंग विद दुर्गेश से मिल जाएगी। और इसके साथ आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करके भी सारी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अब की बार एक सीट हमारी। ऑनलाइन क्लासेस में प्रैक्टिस शीट्स, मॉडल पेपर, ऑनलाइन लाइव और रिकॉर्डेड सेशन और पीडीएफ नोट्स भी। ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और शुरू कीजिए अपनी लर्निंग जर्नी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 6306344367 7355179012। क्या आप भी सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं? तो आज ही ई लर्निंग विद दुर्गेश के साथ जुड़कर अपने सपनों को साकार करिए। जी हाँ, यहाँ पे ढेर सारी किताबों का झंझट हुआ खत्म।